हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए हम डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। आपको करना क्या है, आपको मैप में आइडेंटिफाई करनी है इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उनको अपने एटलस पे मार्क करना है ताकि आपको दोबारा रिवीजन के टाइम में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, बात की जा रही है ज्योग्राफी ऑफ बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी न्यूज में क्या है, क्योंकि इंडिया के साथ कुछ एग्रीमेंट की बात वहां पर एक देश के साथ हुई है। आपको मुझे ये बताना है विद रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी ऑफ बाल्टिक सी, इट इज अ सेमी enclosed marginal sea of Atlantic Ocean located in northern Europe. It is connected to Northern Sea via Kiel Canal and Danish Straits. Baltic Sea is the saltiest sea in the world due to minimal fresh water inflow. क्या लगता है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? 1, 2 या ऑल 3 या नन? बाल्टिक सी के बारे में जानते हैं, आपको पहले याद आना चाहिए कहां पर उसकी लोकेशन है। क्या वो लोकेशन में ज्यादा सी वाटर ऐड होता है या सॉल्टी है? क्या वो कील कनाल से जुड़ा हुआ या नहीं? तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस याद रखिएगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रॉपिक्स 25? ट्रॉपिक्स 25 हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। व्हाट इज ट्रॉपिक्स 25? क्या इसका रोल है? क्या इंडिया किसी और देश के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, या भारत की खुद की ही जो आर्मी, जो नेवी और कोस्ट गार्ड है और एयरफोर्स है, वो साथ आकर एक्सरसाइज करती है? तो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज किस चीज के बारे में बात करता है, क्या इसकी रेलेवेंस है? आई होप आपको ये पता होगा। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। पहला टॉपिक जो हमारे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, आपने बाल्टिक सी के बारे में सुना। हम अक्सर पढ़ते हैं कि कुछ सीज बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। यूपीएससी इस दिशा में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती है। जब आप ओशंस को देखोगे तो उसमें कितना सॉल्ट है ये डिसाइड कैसे होता है कि उस जगह पर कितना फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। अगर किसी लोकेशन पे बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, यानी बहुत सी बड़ी नदियां वहां जाकर उस सी में मिल रही हैं, इसका मतलब वहां पर पानी में नमक की मात्रा कम होगी। अगर वो एक ऐसी वाटर बॉडी है जहां फ्रेश वाटर वाली रिवर्स बहुत छोटी या कोई स्ट्रीम्स जाके मिलती हैं, तो वहां पर ओशन से कनेक्शन है, तो हो सकता है ओशन से सॉल्टिनेस ज्यादा है। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक होता है सीज के सैलिनिटी के हिसाब से। तो अगर हम इस मैप को देखें तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि अगर सॉल्टी सी वाटर की बात करें तो एक ऐसा समंदर है दुनिया में जिसपे आप तैर सकते हैं, आप डूबोगे नहीं। उसे कहते हैं डेड सी। डेड सी इज सो सॉल्टी कि इंसान का डूबना वहां मुश्किल हो जाता है, आप जाते ही तैरने लगोगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, तो उस चक्कर में आप वहां डूबोगे नहीं बल्कि तैरते रह जाओगे। और वन ऑफ द फ्रेशेस्ट वाटर जहां होता है, जहां कम सैलिनिटी है, वो है बाल्टिक सी। यहां पर सरफेस सैलिनिटी मिनिमल होती है, क्योंकि एक तो यहां पर फ्रेश वाटर काफी आ रहा है और इवेपोरेशन काफी लो होता है, इसलिए लो सरफेस सैलिनिटी है यहां पर, जबकि हाईएस्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। इवन बे ऑफ बंगाल में देखोगे तो कंपेयर टू अरेबियन सी कम सैलिनिटी है, क्योंकि मेजर रिवर्स वहां जाके रिवर्स समंदर से मिलती हैं। तो इन चक्करों में याद रखिए, दिस इज द मोस्ट, यू कैन से लेस सैलाइन सी, और द मोस्ट है वो है डेड सी। ठीक है, तो इस मैप को देख लीजिए, सैलिनिटी का आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। इधर की जो वाटर बॉडीज है ज्यादा सलाइन है, ज्यादा ये सी ज्यादा खारे हैं कंपेयर टू अदर सीज। ठीक है, तो ये हमने एक चीज समझी। अब आते हैं एक टॉपिक के ऊपर जो बात करता है बिम्स्टेक के बारे में। अब बिम्स्टेक एक ऐसा एक ग्रुप बनाया गया था भारत के द्वारा, जिसको इंडिया ने पुश किया था ताकि हम सार्क जो काम नहीं कर पा रहा है उसके बदले में इसका इस्तेमाल कर पाए। जब हम सार्क की बात करते हैं, सार्क में कितनी कंट्रीज हैं? इफ यू लुक एट सार्क, सार्क की मेंबरशिप है 8 कंट्रीज की। ठीक है, और सार्क में दिक्कत ये है कि सारे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एक कैसे होती है, कंसेंसस के थ्रू होती है, और वहां पर इंडिया पाकिस्तान का विवाद अक्सर सार्क को पीछे खींच लेता है। इसीलिए सार्क के बदले में वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के ऊपर फोकस किया गया है। अब बिम्स्टेक की जब हम बात करें तो बिम्स्टेक एक ऐसी वाटर बॉडी है, सॉरी, बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर बॉडी तो हमने पहले डिस्कस की, एक ऐसा रीजनल ग्रुप है जिसको हम डेवलप करना चाहते थे, एक सब रीजनल ग्रुप एज अ काउंटर टू सार्क की, जिससे कि इस रीजन में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए। हालांकि उसके बाद इस पे ज्यादा काम नहीं हो पाया। तो सार्क की मेंबरशिप में असल में बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ द 7 कंट्रीज? ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स को सार्क से माइनस कर दो और थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ दो। यानी अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और कौन सी कंट्री स्पेस के अलावा और होती है? हमारे पास हो गए 6 नाम, और एक कंट्री कौन है? वो है श्रीलंका। तो ये 6 देश जो आप देख रहे हो यहाँ,
ये और प्लस एक श्रीलंका, 7 कंट्रीज हैं जो मेंबर है किसकी, बिम्स्टेक की। लेकिन बिम्स्टेक के ऊपर समस्या ये रही है कि बिम्स्टेक की इन कंट्रीज को हमने एक साथ लाया था इस उम्मीद में कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट है उस पर काम करेंगे, ट्रेड डेवलप होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो इस रीजन में कोई मेजर ग्लोबल ग्रुप नहीं है। सार्क में सारे के सारे हैं, ये 2 कंट्रीज नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, थाईलैंड जो है एक वो नहीं है सार्क में, और दूसरी म्यांमार नहीं है, क्योंकि ये दोनों साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। बाकी सारी जितनी कंट्रीज हैं साउथ एशिया को, वो एक साथ रहती है ग्रुप में, लेकिन वहां पर ट्रेड हो नहीं पाता। तो एज एन अल्टरनेटिव हमने बिम्स्टेक की बात करी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो उसकी फुल फॉर्म है, जहां पर हम मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी इन एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बिम्स्टेक पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो अभी एक रिसेंट न्यूज आई है, जो एक छोटा ही सही पर कुछ तो कोशिश हुई है सरकार की तरफ से, जहां पर हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पर एक बिम्स्टेक यूथ समिट करा रहे हैं 2025 की, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर। क्या उद्देश्य है इनका कि 70 यूथ डेलीगेट्स आएंगे बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज से, जो ब्रिक्स, जो बिम्स्टेक के अंदर एक इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह काम करेंगे, कि वो इंडिया में आएंगे, वो इंडिया की इंपॉर्टेंट साइट्स में जाएंगे। जैसे उन्हें कहाँ कहाँ ले जाया जा रहा है, तो साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम, दांडिर कुटीर, इन जगहों पे ले जाकर उनको अवेयर करा जाएगा इंडियन कल्चर के बारे में। तो उसी प्रकार हर एक वर्ष एक किसी बिम्स्टेक कंट्री में इस तरह की डेलीगेशंस जाएंगी, तो उससे एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉन्टेक्ट जुड़ेगा, जिससे थोड़े और करीब आएंगे, और जो हमारा बाकी एजेंडा है उस पर भी हम धीरे धीरे काम और प्रोग्रेसिवली कर पाएंगे। ठीक है, जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो यहाँ बिम्स्टेक के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, बिम्स्टेक कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या यहाँ कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ म्यांमार में इंडिया एक सितवें पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, हालांकि काम हुआ पड़ा है। फिर हम यहाँ पर एक कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ये भी यहीं पर ऑपरेशनल है। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो इंडिया के कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का काम करता है, जहां इसको मल्टी मोडाल इसलिए कहते हैं कि आप समुद्र, रोड और नदियों तीनों का सहारा लेते हो। कालादान एक रिवर का नाम है जो म्यांमार में बहती है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये भी हमने बिल्ड किया है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, वो हमारे हैं जो काम कर रहे हैं ऑन दिस ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कंट्री की जो काफी न्यूज में, वो है कुक आइलैंड्स। अब कुक आइलैंड्स का आपको लगेगा कोई बावर्ची ऐसा कुछ नहीं, ये असल में जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो कोने में आपको नीचे दिखता है ऑस्ट्रेलिया, उसके भी नीचे न्यूजीलैंड, लेकिन आपको कुछ आसपास वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देंगे। उनमें से एक आइलैंड ग्रुप है जिनका नाम है कुक आइलैंड्स। तो कुक आइलैंड्स निर्भर है डिफेंस को लेकर, कई चीजों को लेकर न्यूजीलैंड के ऊपर। छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं ये, तो एक तरह से एसोसिएट कंट्री है न्यूजीलैंड की, जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख सकती है। और लेकिन अक्सर क्या होता है, कई इनको जो काम होते हैं, इनकी खुद की कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो रिलाई करते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर कि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बदले में ये इंडिपेंडेंट भी अपनी फॉरेन पॉलिसी रन कर सकते हैं, बट जब भी न्यूजीलैंड को रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी तरफ से ये एक्शन लेते हैं, जो इनकी डिफेंस सिक्योर करना हो गया, या कोई स्ट्रेटेजिक या फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट है जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत है, वहां इनको न्यूजीलैंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब प्रॉब्लम क्या है, कुक आइलैंड ने रिसेंटली बोला है कि वो चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं और एक कोऑपरेशन डील करना चाहते हैं, जॉइंट एक्शन प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है चाइना और कुक आइलैंड्स के बीच में, इसका मतलब सीधा सीधा कुक आइलैंड्स पे प्रभाव बढ़ जाएगा चाइना का। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी परेशान है चाइना से कि चाइना वहां पर अपने लोगों को बसाता है, उनके आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और वहां पे उनकी नेवी काफी सक्रिय हो जाती है। ठीक उसी तरह की चिंता अब न्यूजीलैंड को भी सता रही है, वहां पर भी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और आसपास के कंट्रीज में चाइना के साथ डीप एंगेजमेंट दिखाता है कि चाइना कैसे यहां तक पहुंच रहा है। जैसे इंडिया को अपने नेबरहुड में चाइना की ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से काफी दिक्कत रहती है, ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड यहां पे फील कर रही है। तो कुक आइलैंड्स फ्री एसोसिएशन पैक्ट में है, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। कहां पर है ये लोकेशन, ये टोंगो और वेस्ट फ्रेंच पॉलिनेशिया के पास ये इलाका पड़ता है, जरा एक बार देखें इसको। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया से आप निकल के आओगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे, नीचे आओगे न्यूजीलैंड आएगा, और एक पूरी कैंपेन रन की थी न्यूजीलैंड ने कि उनको वर्ल्ड मैप से गायब किया जा रहा है। लोग ऑस्ट्रेलिया पे वर्ल्ड मैप खत्म कर देते, न्यूजीलैंड दिखाते नहीं है। तो उसके और नीचे आओ तो न्यूजीलैंड मिलता है, न्यूजीलैंड से ठीक ऊपर जाओ तो ये वो इलाका है फिजी, जहां पर बहुत सी इंडियन डायस्पोरा है, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, काफी वहां पे चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशंस। ऊपर किरिबाती, समोआ, और ये सामने कुक आइलैंड्स। तो दीज आर योर कुक आइलैंड नियर फ्रेंच पॉलिनेशिया, समोआ और टोंगा के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा आइलैंड ग्रुप, जहां आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक ही आइलैंड नहीं है। और इनका एक कुक आइलैंड का नाम का एक देश, हालांकि यूएन का मेंबर नहीं है आई गेस। तो
कुक आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? इट्स इन पॉलिनेशिया, नियर पॉलिनेशिया। और यहाँ पर अब चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अगर हो जाएगी तो कल को चाइना यहाँ अपने और लोगों को बसाना स्टार्ट करेगा, और बसाना दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ ऑलरेडी चाइना एक जगह कर रहा है। यहाँ एक देश है वनुआतू, तो वनुआतू को अगर आप देखो तो ये ऐसा देश है जहां पर अचानक से वनुआतू और तुवालू, ये देश ऐसे हैं, हालांकि तुवालू में कम, वनुआतू में ज्यादा, या इन आसपास की कंट्रीज में अचानक चाइनीज लोग ज्यादा रहने लग गए हैं। इस कदर ज्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप चाइना का हो चुका है कि देखा जा रहा है कि चाइना पूरी तरह से इस एरिया को कंट्रोल करके अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है। या तो उनका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत वो इन देशों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनकी इकोनॉमी को अपने ऊपर निर्भर कर लेते हैं, नहीं तो किसी और तरीके से उनको अपने ऊपर निर्भर करने की जो लगातार कोशिश है चाइना की, वो आपको कुक आइलैंड में भी देखने को मिल रही है। तो आपसे पूछा जाए कुक आइलैंड कहाँ है, तो वर्ल्ड मैप उठाओगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपको यहाँ न्यूजीलैंड दिखेगा, इस रीजन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुक आइलैंड। इसको एक और मैप में आपको दिखा देता हूँ। कुक आइलैंड से अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ बिल्कुल न्यूजीलैंड से ऊपर इस साइड गए पर कुक आइलैंड से, इधर टोगो वगैरह आ गया, वनातू और आपके किरिबाती इस रीजन में है, फिजी इसके साइड में है, ये इलाका है जो आप समझ सकते हो यहाँ पर लोकेशन है। ठीक, क्लियर? नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया। मैंने बाल्टिक सी के बारे में पूछा था, क्योंकि एक बाल्टिक कंट्री है जिसके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई उनके प्रेसिडेंट के साथ, और ये बात हुई कि हम उनके साथ रिलेशंस को और डेवलप करना चाहते हैं। अब एस्टोनिया कहाँ है? जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो, यूरोप की साइड में अगर आप जाते हो, तो यूरोप में आप ऊपर की तरफ जाओ तो आपको एक बड़ा सा पेनिनसुला दिखाई देता है, जो जिसे आप कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। उसके ही बीच में बाल्टिक सी है, उसके एक कोने में एक कंट्री है एस्टोनिया। सो इट इज वन ऑफ दोज बाल्टिक कंट्रीज, जैसे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, तीन कंट्रीज मेजरली है जिनको हम कहते हैं एक बाल्टिक की कंट्री है। इनका कैपिटल टैलिन है, और ये गल्फ ऑफ फिनलैंड और स्वीडन से घिरे हुए हैं। अगर हम इनको देखें, इनके एस्पेक्ट को, तो ये असल में क्योंकि नीटो की मेंबर भी है कंट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप यहाँ देखो तो ऑब्वियसली यूरोप में आपको लंदन दिखी जाएगा, यूरोप दिखी जाएगा, वहां पर आपको यहाँ दिखता है इंग्लिश चैनल, उसको पार करके आते हो आप, यहाँ पर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से आप जब आगे जाते हो तो आपको एक बड़ा सा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला दिखाई देता है, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, और यहाँ फिनलैंड है, और फिनलैंड के पास ही, फिनलैंड को क्रॉस करते हो तो यहाँ आपको दिखना स्टार्ट होता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहाँ पर ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ठीक, तो ये हमें पता होनी चाहिए कहां पर है। तो अगर एस्टोनिया पूछा जाए वेयर इट इज लोकेटेड, तो इट्स अ कंट्री इन द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहां पर है आपको दिख गया, ये वो रीजन है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। पास में सेंट पीटर्सबर्ग है, फिनलैंड के बड़े इंपॉर्टेंट इलाके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार इसको मैप पे मार्क जरूर कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगले टॉपिक पे आते हैं, पनामा के बारे में। अब एक और कंट्री है जो कि अचानक से चाइना के साथ, जैसे चाइना जहां पर हस्तक्षेप बढ़ा रहा है दुनिया भर में, वहां एक कंट्रीज ने अब अपना हाथ चाइना के साथ थोड़ा सा पीछे खींचा और बोला है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनेगा। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऐसा इनिशिएटिव है जहां वो सस्ते दरों पे लोन देता है, और लोन किसको नहीं चाहिए, सस्ता क्रेडिट, आसान क्रेडिट सबको मिल जाता है, तो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। वो दूसरी बात है कि फिर वो उसको पुश ना कर पाए, उस पर फायदा ना उठा पाए, और कुछ यही दिक्कतें के चक्कर में श्रीलंका हो गई, जिसका हम्बनटोटा पोर्ट बन गया लेकिन पैसे नहीं आए तो नुकसान हो गया। नेपाल में देख लो आप, पोखरा एयरपोर्ट की बात कर लो, पाकिस्तान में देख लो, दे आर इन अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना दुनिया भर में फैलाता है, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत सारा है। सोचो कि पैसा आया कहां से, तो उन्होंने इतना व्यापार किया है दुनिया के साथ, जहां उनके पास $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा सरप्लस है, और उसका इस्तेमाल वो करते हैं पुश करने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स को। तो एक्सपोर्ट्स कर करके, मैन्युफैक्चरिंग कर करके उन्होंने खूब पैसा कमाया। अब समय आ चुका है अपने पैसे के बल पे अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाया जाए, और उसी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के पीछे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। तो जब हम बात करते हैं पनामा की, तो पनामा अचानक क्यों पीछे हटा? क्योंकि आपको याद होगा पनामा के पास ही एक पनामा कनाल है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पहले बोल रहे थे कि पनामा कनाल जो भी पनामा के कंट्रोल में है वो हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे, क्योंकि उनके पास क्यों है। असल में ये कैनाल अमेरिकन कंपनीज ने बिल्ड किया था, कुछ समय तक इसके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल था, बाद में इन्होंने वो पनामा को सौंप दिया था। और क्योंकि पनामा में अक्सर पानी की कमी रह जाती है, हमने कई बार डिस्कस किया है पनामा कनाल को, कि उसके जो इंपॉर्टेंट जो चैनल्स हैं जिसमें वाटर मूव कैसे करता है, उसके लॉक, ठीक है, कौन कौन से लॉक्स आपको याद हैं पनामा कनाल के, हमने डिस्कस किए डिटेल में। तो पनामा कनाल में पानी बार बार आपको रीजन से निकाल के वहां पर उनके जो लॉक्स है उनमें डालना पड़ता है, ताकि जो नाव है वो नेचुरली ऐसे उठाई जाती हैं, ताकि वो फिर दोबारा दो इधर से और इधर आप दो ओशंस कनेक्ट कर रहे हो, तो नाव कैसे जाएंगे, उनको एक नेचुरल पानी का सप्लाई चाहिए होता है। तो उसको लेकर काफी विवाद था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद
पनामा का कंट्रोल कनाल का अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जस्ट वो राष्ट्रपति बने और ये अनाउंसमेंट हुई है कि पनामा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया BRI से। इसका मतलब चाइना का दबदबा यहां पर बढ़ रहा था, ये अमेरिका को दिख रहा था। अब उन्होंने कहा कि भाई सतर्क हो जाओ, तो पनामा ने अपना हाथ इससे पीछे खींच लिया। अब यूएस का क्या इन्फ्लुएंस है पनामा के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी की विजिट हुई वहां पर, उसके जस्ट बाद उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि शक ये भी कहा जाता है कि चाइना लगातार वहां पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा था। कहा यह जाता था कि पनामा के आसपास शायद कोई पोर्ट भी इंपॉर्टेंट सा प्लान कर दे चाइना, या उसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से, जो ऑलरेडी साउथ अमेरिका में कई ऐसे पोर्ट हैं जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाहे लीमा की बात करें, तो उसके बाद वेनेजुएला में भी उनके पैर पसर रहे हैं, तो कहीं वो ऊपर पनामा में अपना पैर और ज्यादा ना पसार दें, जो अमेरिका के लिए चिंता की बात हो सकती है। इसलिए ये पनामा का डिसीजन ऑब्वियसली अमेरिका से इन्फ्लुएंस्ड है। पर पहली बात आई है क्या जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दैट इज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। असल में ये उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा और वृहद प्लान है, जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा युग लेके आए वो जो बहुत पहले हुआ करता है, जो सिल्क रूट कहते थे, वैसा ही रूट डेवलप करना चाहते हैं, जहां दुनिया के कई देशों में रोडवेज, रेलवेज, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वो पुश कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य दुनिया का भला करना नहीं, बल्कि चाइना के लिए मार्केट क्रिएट करना है। कनेक्टिविटी होगी, चाइना का सामान वहां पहुंचेगा और चाइना उनको बेच पाएगा और पैसे कमा पाएगा। और जिन जगहों पर, जिन देशों में वो रोड, स्पोर्ट्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं, उनका उद्देश्य उस देश की भलाई करना कम होता है और चाइना का माल बेचना ज्यादा होता है, और चाइना वहां पर अपना प्रभुत्व कैसे बनाएगा इसके ऊपर फोकस ज्यादा होता है। और इसीलिए अगर आप कंपेयर करो तो कुछ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद आएगी। इंडिया में वही कुछ कर रही थी ना, हमारी ट्रेड पॉलिसी को तबाह करने के लिए। तो चाइना एक मॉडर्न जो एक इकोनॉमिक वेपनाइजेशन है वो हमें वहां देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट है, उसका नाम है BRI। 2013 में लॉन्च हुआ था। पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड वन, उसका नाम बदल के बाद में BRI किया गया और अब इससे पनामा बाहर निकला। तो पनामा कहाँ है? ये अमेरिकाज में आप देख रहे हो, यहाँ है पनामा, यहाँ आपकी पनामा कनाल है, दिस इज योर पनामा सिटी। तो काफी रेलेवेंट है अमेरिका के लिए, तो इसको कोई भी नुकसान पहुंचना सीधा नुकसानदायक हो सकता है अमेरिका के लिए। और ये है BRI, जिसके अंदर चाइना ने दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स पुश करने की बात की है। वो कोलकाता को भी कनेक्ट करना चाह रहे थे BCM कॉरिडोर के साथ, तो इंडिया बाद में वहां से निकल गया। अदरवाइज इंडिया, अब देखो मैं साउथ एशिया में बात करूं तो केवल 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने BRI को ज्वाइन नहीं किया है। किसने ज्वाइन नहीं किया? एक इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है और दूसरा भूटान ने ज्वाइन नहीं किया। बाकी जितनी कंट्रीज है यहां पर, सब ने BRI के प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर रखा है। सो इफ वी लुक एट दिस टॉपिक, वी रियलाइज कि BRI क्या है, क्यों लॉन्च हुआ, उसका उद्देश्य क्या है। और अभी जो हमें लोकेशन याद रखी है वो पनामा याद रखनी है। कहां पर है? अमेरिका के पास, पनामा कनाल। डिटेल हम पहले कर चुके हैं, पनामा की लोकेशन जब आए, क्यों न्यूज में है, एस्टोनिया कहां पर है, बाल्टिक सी कहां पर है। आई होप आपको अब याद हो जाएगा वो नाम और वो लोकेशन भी। अब इसी मैप में अगर आपसे पूछूं मैं कि आप मुझे बताओ यहां पर एस्टोनिया कहां पर है, तो सीधा ऊपर जाओगे आप, यहां पर एस्टोनिया है, ठीक है, ये एस्टोनिया है, ठीक है, स्कैंडिनेविया के साइड में। अब मैं आपसे पूछूं कुक आइलैंड्स कहां पर है, इट्स न्यूजीलैंड के साइड। आप नीचे जाओगे वहां कुक आइलैंड मिलेंगे आपको। तो इस तरह आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट कच्चतीवो आइलैंड। अब कच्चतीवो आइलैंड का विवाद लगातार पुराना ऐतिहासिक विवाद रहा है। अब रिसेंटली यहां पे थोड़ी कमी उसमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर कुछ मुद्दा ही उछल गया। अब कच्चतीवो आइलैंड है कहां पर, पहले वो देखते हैं। जैसे इंडिया का मैप आपने देखा है, इंडिया के मैप में यहां आपको श्रीलंका दिखता है, यहां पर ना ऊपर एक जाफना पेनिनसुला है, उसके जस्ट पास इधर यहां पर आपका कच्चतीवो आइलैंड इस साइड पड़ता है। छोटा सा आइलैंड है जहां पर दोनों देश के लोग फिशिंग किया करते थे। अक्सर ये आइलैंड्स कभी डूब जाया करते थे, इसलिए इसको इतना स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हम कहते हैं पहले नहीं हुआ करता था। पर इवेंचुअली हुआ ये कि वो जब से वहां पर थोड़ी पहले सिविल वॉर थी, तो वहां जरा प्रभाव इसके ऊपर वो उनका फिशिंग पे मेन उद्देश्य भी नहीं था, मेन फोकस नहीं था। पर अब जैसे खत्म हुआ है वहां पर सिविल वॉर, तो अचानक उनकी नजर इस आइलैंड पे पड़ गई है और जो इंडियन फिशरमैन वहां जाते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। 1974 में असल में इंडिया ने इसकी जो सॉवरेनिटी थी वो श्रीलंका को सौंप दी थी। पहले आइलैंड पे किसी एक की सॉवरेनिटी भारत के एरिया के आसपास ही था, तो भारत का ही लगभग इसको कहा जाता था, भारत का आइलैंड था ये। लेकिन विवाद था इसके ऊपर, क्योंकि हिस्टोरिकली दोनों ही देश के मछुआरे यहाँ मछली मारने जाया करते थे। फिर विवाद बढ़ा और इवेंचुअली उन्होंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें ये आइलैंड, भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि क्यों ना हम चाइना को एज अ गिफ्ट सौंप दें, ताकि जो विवाद है वो थोड़े कम हो पाए और दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ोतरी हो पाए। उसके बाद बात यह हुई थी कि जब ये कच्चतीवो आइलैंड श्रीलंका को सौंपा गया, बात यह की गई थी कि भारतीय फिशरमैन की फिशिंग राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो वहां आराम भी कर पाएंगे और उसके आसपास वो जो मछलियां मारना चाहते हैं उनकी राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ, चीजें हुई, समय के साथ अब श्रीलंका उस बात को नहीं मानता और कई बार इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है जो वहां जाते हैं। उनको यहां तक गोलियां चलाई जाती हैं उनके ऊपर, सिर्फ मछली मारने के चक्कर में। और ये उस एक तो पहली बात जो हमने जेस्चर किया उसका एक गलत फायदा उठाया जा रहा है, प्लस ये लगातार विवाद तमिलनाडु के इलाके में और ज्यादा
गंभीरता से बढ़ रहा है, जहां पर काफी विवाद है इस चीज को लेकर। तो अभी हाल में ही 14 जो इंडियन फिशरमैन थे तमिलनाडु के, उनको अरेस्ट किया श्रीलंका ने, और श्रीलंका ने 2 बोट्स को भी, जो ट्रॉलर्स थे, उनको सीज कर लिया है। अभी तक 146 से ज्यादा फिशरमैन, 18 से ज्यादा बोट्स वो कंट्रोल कर चुके हैं। तो इसका मतलब इतनी चीजें वो सीज कर चुके हैं, और जो इंडियन फिशरमैन की राइट्स हैं फिशिंग की, उसको वो मान नहीं रहे। और इससे इंडियन फिशरमैन का सेफ्टी कंसर्न, लगातार विरोध जो हमारा होता है इन चीजों पर लगातार बना हुआ एक मेजर कंसर्न है कच्छतीवु आइलैंड के बारे में। तो कच्छतीवु आइलैंड की बात जब की जाए तो उसकी लोकेशन, ये रामेश्वरम आ गया, ये श्रीलंका के आइलैंड है, इधर जाफना है। इससे ठीक पहले देखो यहाँ पर कच्छतीवु का छोटा सा आइलैंड है। तो 1974 में हमने ये श्रीलंका को सौंपा था, पर वो सौंपने के बाद से श्रीलंका इसका दुरुपयोग लगातार कर रहा है। तो एक मेजर कंसर्न यहां पर आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कच्छतीवु आइलैंड कहां है? यू गॉट एन आइडिया, इन श्रीलंका। नाउ गोइंग अहेड, अगला टॉपिक, अरेबियन सी में मिले हैं नए नए फिशिंग ग्राउंड्स। अब फिशिंग सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया जहां उनको अरेबियन सी के आसपास काफी सारे फिशेस का इलाका मिला है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये सर्वे किया गया था, ताकि भारत की फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। तो उन्हें कोल्लम, केरला का जो इलाका है, और गोवा के हिस्से में, अगर आप देखो इधर के रीजन में उन्हें बहुत सारा वाटर या फिशिंग एरिया मिला है, जहां काफी सारी फिशेस हो सकती हैं, जिससे भारत की फिशिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा हो सकता है, हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो जब ये बात आई अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो एक मैप के थ्रू देखते हैं, ये अगर अरेबियन सी है तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि आसपास कौन सी कंट्री है, कौन कौन से स्ट्रेट्स है। ये जो आप देख रहे हो कौन सा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज बाबल मंदेब। ये जो चोक पॉइंट है, इट इज बाबल मंदेब, या स्ट्रेट इसे कह सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, और ये छोटा सा आइलैंड जो आप देख रहे हो उसका नाम क्या है? सोकोत्रा आइलैंड। असल में ये अभी यमन का पार्ट है, इसके ऊपर कंट्रोल भी है। तो किसका है? हौती रिबल्स का कंट्रोल है सोकोत्रा के ऊपर। हौती इज कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ यमन टेरिटोरियली। तो अब यहां से देखो तो आपको लक्षद्वीप दिख रहा है अरेबियन सी में। जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मस्कट, कराची, मुंबई, गुजरात, तो वो इलाके आपको पता होने चाहिए भाई कहां पर अरेबियन सी की बात हो रही है, तो किन किन एरियाज के बीच में सिचुएटेड है। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीस प्लेसेस सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कोर एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो प्रॉब्लम हमारा आखिरी टॉपिक है, जहां पर पहुंचे थे भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस में, विच वाज मार्सियले। पता नहीं फ्रेंच में इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं इसको मार्सियले पढ़ रहा हूँ। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सोल्जर्स के लिए भी। या एक वॉर मेमोरियल में फ्रेंच राष्ट्रपति ने भी बोला भारतीय जो योगदान है सैनिकों का, उसके बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में लगातार इंडियन सोल्जर्स वहां गए थे, और जो फ्रांस को बचाने में और जो नाजीज की हार थी इसमें इंश्योर किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड 2 और 1 में, दोनों में ही बड़ा रोल भारतीय सोल्जर्स का रहा था। और ये मेमोरियल 1925 में ब्रिटिश फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने बनवाया था, जहां पर अराउंड 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने सर्व किया था, जहां पर ऑलमोस्ट यू कैन सी 74,000 ज्यादा सोल्जर्स की हमारी जान चली गई थी, शहीद हो गए थे वो इस वॉर को लड़ते लड़ते। वेस्टर्न फ्रंट में जब वॉर हो रही थी इन वर्ल्ड वॉर 1, और जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में एशिया पैसिफिक में और यूरोप में जब सप्लाई की जरूरत थी, जब जापान अटैक कर रहा था, वहां पर इंडियन सोल्जर्स ने बड़ा रोल निभाया था। और खासतौर पे इस जगह पे, तो मार्सियाले में, तो इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा एक भीषण लड़ाई लड़ी थी, जहां बहुतों को कुर्बानी भी देनी पड़ी थी अपनी जान की। और आखिरकार चलो कम से कम उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट तो ना सही, रिकॉग्नाइज करना भी कम से कम कुछ तो है। ये दिखाता है कि वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो केवल वर्ल्ड वॉर बड़ी कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं थी, इसमें जो कॉलोनीज थी उनके लोगों की भी उतनी ही ज्यादा जाने गई, उतने ही उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए उनकी लड़ाई के लिए। और बदले में क्या मिला उन कॉलोनीज को? कुछ नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 में भी भारत के सैनिकों को, भारतीय लोगों को वादा किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनको सेल्फ रूल जैसा कुछ दिया जाएगा, उनको पार्टिसिपेशन ज्यादा मिलेगी पावर में, जो नहीं दिया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम वही हालात देखने को मिले थे। लॉजिस्टिकल, वॉर फ्रंट, हर जगह इंडियन सोल्जर्स ने एक बड़ा रोल निभाया था, बट व्हाट वी रियलाइज इट, ऐसा कुछ वहां हमें होता नहीं दिखा। और ये जो लोकेशन है ये फ्रांस में, ऊपर इंग्लिश चैनल है, ऊपर जाओगे इंग्लैंड मिलेगा, इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आओगे फ्रांस मिलेगा, फ्रांस में नीचे की तरफ आओगे मेडिटेरियन के इलाके में तो आपको मिलेगा मार्सियाले। ये लोकेशन देख के आपको पता लगेगा क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था।
क्योंकि यहाँ मेडिटेरेनियन को कंट्रोल करके नाजी फौज जो है वो इटली और इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इटली, स्पेन, पोर्टुगल सब आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी यूरोप में एंटर करने का ही जो जोन है मेडिटेरेनियन का, जो जिब्राल्टर के पास है, वहीं से आप एंटर कर सकते हो। मान लो आप यहां से एंटर करोगे, यहाँ वो लोकेशन है, तो एक बड़ी लड़ाई यहीं लड़ी जाती थी, क्योंकि यहां से आप इटली, ग्रीस, ये पूरा जो आपका ट्रेड रूट है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, इसको कंट्रोल कर सकते थे। और यहां जिसका दबदबा बैठ गया, वो फिर इस ओशन से यहां सबमरीन बिछा के कोई भी जो यूरोपियन शिप्स हैं, जो अमेरिकन शिप्स हैं, उनको भी आने से रोक सकते थे, बोट्स को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये शहर, इसकी लोकेशन, और मेडिटेरेनियन के साइड में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट वॉर जोन था, ये बैटल ग्राउंड था, जहां पर इंडियन सोल्जर्स ने एक बड़ा रोल निभाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं मर्सियाली की मुझे लोकेशन बताओ कहां पर है, तो आई होप मुझे बता पाओगे आप। कुक आइलैंड्स बता दो कहां पर है, लोकेशन मार्क करके। मुझे बता दो पनामा कहां पर है, मार्क करके इस रीजन में। ठीक है, पनामा कनाल कहां से बहती है, या आप बता दो मुझे इसमें से कौन सी कंट्री एस्टोनिया है, और कौन सी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी के रीजन में है। ठीक, आई होप अब आप मुझे बता पाओगे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जिस पे क्लिक करके आप एक वेबसाइट पे जाओगे जो फ्री है, वहां पीडब्ल्यू की वेबसाइट से अपने रजिस्टर कर लो, वहां से अपना डाउनलोड कर लो पीडीएफ। केवल इस वीडियो का नहीं, जो भी और जितने वीडियो आते हैं इस चैनल के सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे एक साथ, एक इजी फॉर्म में, जिसको आप फिर यूज कर सकते हो। प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो टू दैट वेबसाइट, वहां से अपने पीडीएफ जितने चाहिए उतने डाउनलोड कर लो आप। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का वीडियो इतना ही था। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।